वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरो बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे फिजिक्स और हमारा आज का टॉपिक रहेगा ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ग्रेविटेशन से। तो इसमें है ईच एंड एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स ईच अदर बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मास, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए इसको देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट कर रही हूँ। एवरीबॉडी in the universe attract each other with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। आगे इसको मैथमेटिकल फॉर्म में भी देखेंगे। तो this quotation is essentially from Newton's famous treatise called Mathematical Principle of Natural Philosophy, जिसको कहते हैं प्रिंसिपिया, इससे लिया गया है। तो इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो देखिए, दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, ठीक, और ये दोनों पोजीशन r पे, दोनों के बीच की दूरी जो है वो r है। तो क्या बताया इन्होंने कि जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी अगर फोर्स को हम डिनोट करें F से, तो सबसे पहले जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी m1 इंटू m2, और आगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अपॉन ये हो गया r²। ठीक है, तो ये हुआ F प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 अपॉन r²। तो इसके लिए एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है g। ठीक है, तो ये आपका बनेगा, अगर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इनका g है, ठीक है, g क्या है यहाँ पे, ये g जो है ये है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, g इंटू m1 m2 अपॉन r²। ठीक, ये आपका न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। इसको ऐसे ही डिनोट करते हैं मैथमेटिकली, F इक्वल टू जी m1 m2 अपन r²। यहाँ पे जो g है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, अब बात की जाए यहाँ पे g के बारे में, तो इस फॉर्मूला से, जो ये फॉर्मूला हुआ है, यहाँ से g की डेफिनेशन क्या निकलती है? तो यहाँ पे क्या होगा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होगा, इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट विद अ यूनिट मास, यानी इसकी वैल्यू 1 एंड पोजीशन एट अ यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, यानी 1 यूनिट की डिस्टेंस पे है। तो क्या होगा, अगर m1 F इक्वल टू ये हो गया g, इन्होंने क्या बताया कि यूनिट मास हो, यानी m1 और m2 की वैल्यू 1 हो और यूनिट डिस्टेंस पे हो, यानी ये भी 1 हो, तो F इक्वल टू g हो जाएगा। ठीक, तो यही यहाँ पे बताया गया है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होगा, इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विद अ यूनिट मास एंड पोजीशन एट द यूनिट डिस्टेंस। ठीक, तो ये आपने देख लिया। अब अगला कॉन्सेप्ट है आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। ठीक है, इसके बारे में भी देख लीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो द रेट ऑफ change in a velocity of falling body due the gravitational force of the earth is called gravitational acceleration। ठीक है, ठीक है, डिटेल में देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g इक्वल टू कैपिटल G हमने क्या देखा था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, कैपिटल G me अपॉन re², जहाँ पे me क्या है, आपका मास ऑफ अर्थ है, re रेडियस ऑफ अर्थ है, और g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक, द वैल्यू ऑफ g डिफर्स एट द डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द अर्थ सरफेस। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखिए, ये डिपेंड करता है आपका रेडियस ऑफ अर्थ पे, और रेडियस ऑफ अर्थ जो है ये आपकी सेम नहीं है चारों तरफ। ठीक है, क्योंकि अर्थ जो है वो कंप्लीट सर्कल तो है नहीं, ठीक है, उसका जियोइड शेप है, इसलिए g की वैल्यू डिफरेंट प्लेस पे अलग अलग होती है। इक्वेटर पे अलग होती है तो पोल पे अलग होती है। तो ये जो है ये अलग अलग प्लेस पे, अर्थ सरफेस पे इसकी वैल्यू डिफर होती है, इसी पृथ्वी की रेडियस के कारण।
आगे देखते हैं, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट द पोल ऑफ अर्थ एंड मिनिमम एट द इक्वेटर। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जी जो है वो आपका प्रोपोर्शनल है आप 1/r² ठीक है, यानी पृथ्वी की जो त्रिज्या है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या होगा कि जब पोल पे क्या होता है कि जो RE की वैल्यू है वो मिनिमम होगी। जब RE यानी पृथ्वी की रेडियस ऑफ अर्थ जो है मिनिमम होगी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। उसी तरह इक्वेटर पे क्या होता है कि जो पृथ्वी की त्रिज्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, वो मैक्सिमम होती है, इसलिए जो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू मिनिमम होगी। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और रिलेशन क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का 1/RE², यानी वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, सेंटर ऑफ द अर्थ, यहाँ पे क्या होगा, RE की वैल्यू 0 होगी, इसलिए जी की वैल्यू भी 0 होगी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज एज वी मूव बिलो और अबव द अर्थ सरफेस। ठीक है, ये मैथमेटिकली प्रूव होता है, इसको आप याद कर जाइए कि द वैल्यू ऑफ जी एज वी मूव बिलो और अबव द अर्थ सरफेस। आगे बढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी वेरीज एट द डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ सरफेस। ये हमने देख चुका है, हम देख लिए हैं कि कैसे। ठीक है, और ये देखिए, द वैल्यू ऑफ जी डजंट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनका किसी भी ऑब्जेक्ट के मास से कुछ नहीं लेना देना है, क्योंकि ये जो है इसका फॉर्मूला क्या देखा हमने, G = कैपिटल G me/RE²। ठीक है, ये मास ऑफ अर्थ है जो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पे ये डिपेंड करता नहीं है, ये सिर्फ डिपेंड करता है आपका RE पे, यानी रेडियस ऑफ अर्थ पे। ठीक, तो ये देख लीजिए, इफ़ टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस आर फ्रीली ड्रॉप्ड, ठीक है, इन द absence ऑफ एयर फ्रॉम एवर, दे विल प्रोड्यूस द सेम एक्सेलरेशन। इफ these objects are dropped from the same height, they will reach the earth simultaneously. However, due to the buoyancy effect and viscous fraction in the presence of air, acceleration of object will be different. In case the heavy object will reach the earth first. ठीक है, इसको समझ लीजिए, अगर ये दो ऑब्जेक्ट है, एक का वेट जो है 5 kg है, दूसरे का 10 kg है। ठीक है, तो पहला जो सिनेरियो है उसमें एयर जो है वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, एयर प्रेजेंट नहीं है, तो इनको अगर गिराया जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एयर के अब्सेंट होने पर एक साथ अर्थ पर पहुंचेंगे। ठीक है, एक साथ ज़मीन पे पहुंचेंगे, यहाँ पे आपका मास का कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है, इनके मास का कोई भी रोल नहीं रहेगा। याद रखिएगा, एग्जाम में अगर आता है, मेंशन किया गया है कि निर्वात में या फिर एयर के अब्सेंट होने पे दो ऑब्जेक्ट गिराए जाते हैं, तो कौन पृथ्वी पे पहले पहुंचेगा, तो बिल्कुल एकदम आंख बंद करके आपको लगा देना है कि दोनों एक साथ पहुंचेंगे। और वहीं अगर एयर प्रेजेंट है, ठीक है, एयर प्रेजेंट है तो अंडरस्टूड है कि वहाँ पे कई इफेक्ट काम करेंगे, जैसे विसियस ट्रैक्शन हुआ, बायंसी इफेक्ट हुआ। तो इसमें क्या होगा कि जो भारी वाला ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी 10 किलो वाला, ये सबसे पहले पहुँच जाएगा। ठीक है, एयर के प्रेजेंट होने पे 10 किलो वाला सबसे पहले पहुँचेगा, उसके बाद आपका 5 किलो वाला। ठीक, तो क्लियर हो गया होगा। अर्थ के अब्सेंट होने पे अगर दो ऑब्जेक्ट एकदम फ्रीली उसको छोड़ दिया जाता है तो दोनों एक साथ पहुंचेंगे, और अगर एयर प्रेजेंट है तो सबसे पहले भारी वाला ऑब्जेक्ट पहुंचेगा, और एयर के अब्सेंट होने पे दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ पहुंचेंगे। ठीक, तो ये रहा आपका। आगे बढ़ते हैं, आगे 2-3 चीज़ें और देख लेते हैं। इसमें आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, ग्रेविटी इज अट्रैक्शन फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सेंटर, एंड इट्स पेक्यूलियर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन और ड्रॉप्ड फ्रीली इट फॉल टुवर्ड द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ठीक है, और इसका जो फॉलिंग रेट है इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विच इज नोन एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और इसकी यूनिट जो होती है मीटर/सेकंड² होती है। वहीं ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में देख लेते हैं। द इफेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एनी पार्टिकल ऑन द अदर पार्टिकल रिमेन ओनली अ लिमिटेड स्पेस ऑफ अराउंड द वर्किंग पार्टिकल, नॉट आउटसाइड इट। तो जो लिमिटेड स्पेस होता है उसी को
ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं ऑफ दैट पार्टिकल। ठीक है, क्या समझ में आया कि जो दो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उनका जो फोर्स का जो फील होने का जो एरिया होता है वो एक लिमिटेड स्पेस तक होता है, तो वही जो लिमिटेड स्पेस होता है उसी को ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं उस पार्टिकल की। ठीक, और इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड देख लेते हैं। द फोर्स बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट मास इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, इसको ई से डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है इक्वल टू एफ अपॉन एम। ठीक है, एफ क्या है, आपकी फोर्स है, एम मास है। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।